हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और पेशे खिदमत हैं एक वीडियो के साथ जिसमें आज हम समझने जा रहे हैं कि गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के मुताबिक हमने केस कैसे दाखिल करना है और उसके केस बनाने का, दाखिल करने का और उसको आगे बढ़ाने का तरीक़ेकार हम सीख लेते हैं आज इस वीडियो के ज़रिए। तो स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने हर वीडियो में आपको विज़िटिंग कार्ड शो करता हूं ताकि आप लोग मुझ तक अप्रोच कर सकते और रब्ता कर सकें मुझसे, ताकि आपके जो कानूनी मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, ऑफिस एड्रेस। उसके अलावा मेरे मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं कि 0315341146, वेबसाइट, ईमेल और मेरी जो ऑफ़िस आप देख सकते हैं। मेरी ऑफ़िस एक तो ये दी हुई आपके सामने और दूसरी है फरीद चैम्बर्स, सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कानूनी मशावरत या मदद हासिल हो सके। तो ये रहा ड्राफ्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज साउथ एट कराची, ये साउथ कराची का केस है जो कि गार्डियन एंड वार्ड्स का है। गार्डियन GNW, गार्डियन एंड वार्ड्स। नंबर अलर्ट नहीं हुआ था 2021। ये पिछले साल का एक केस है जो मैं आपके साथ एक सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मेट शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को गार्डियन एंड वार्ड्स का केस दाखिल करने में मुश्किल ना आए। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट, इसमें उसकी एड्रेस को मैंने कवर किया हुआ है, उसकी डिटेल्स को, ताकि ये किसी की प्राइवेसी आउट ना हो। वर्सेस किसके खिलाफ था, रेस्पोंडेंट, उसको भी मैंने कवर किया हुआ है। आप बिल्कुल केस तैयार करना चाहें या केस बनाना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद गुलाम रसूल सनाफ, ये उनकी एड्रेस डिटेल दी गई है जो उसके 3 मंथ का बेबी है जिसका ये सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। माइनर वार्ड है जो कि बच्चा है। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 एंड 10 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1980 फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 एंड 10 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1980 के जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है उसके सेक्शन 7 एंड 10 के तहत एक अपॉइंटमेंट गार्डियन की इजाज़त दी जाए ताकि जो बच्चा जिसके लिए केस दाखिल किया जा रहा है उसका गार्डियन अपॉइंट हो सके, ताकि उसका नाम, नादरा या बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी उसके कानूनी मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मतलब कि जो वाइफ है, जिस रेस्पोंडेंट है, उसको कहा जाए कि वो अपने हस्बैंड के साथ आकर रहे, रिहाइश इख्तियार करे और जो उसके अज़दवाजी हुकूक हैं उनको पूरा करे। That the above named applicant begs to submit is under para number 1, that the applicant is a peace-loving, law-abiding, respectable person of Islamic Republic of Pakistan and her fundamental rights guaranteed by the Constitution of Islamic Republic of Pakistan Act 1973 and he is real father of the minor/ward। तो सबसे पहले जो पेरा आएगी उसमें हम लिखेंगे कि जो केस दाखिल कर रहा है एप्लीकेंट या पिटिशनर या जो कोई भी, तो वो एक पीस लविंग सिटीज़न है और आइन पर मुकम्मल अमल दरामद करता है, जिस वजह से वो इस कोर्ट में आया है केस दाखिल करने। पेरा नंबर 2, दैट मैरिज ऑफ द एप्लीकेंट वाज सोलमनाइज्ड विद द रेस्पोंडेंट अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉ। जो एप्लीकेंट है जिसने ये केस दाखिल किया हुआ है उसने बाकायदा इस्लामी कानून जो कि मुस्लिम फैमिली लॉ है 1961 के तहत बाकायदा से शादी की थी, एक ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ेकार अख्तियार किया, जिसकी फ़ोटोकॉपी ऑफ द मैरिज सर्टिफिकेट इज़ अटैच्ड हियर विथ एंड मार्क्ड एज एनेक्चर ए। तो अगर आप ये पेरा देख सकते हैं कि 2 जिसमें वे बताया गया है कि उनके दरमियान निकाह हुआ था मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत, तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच किया गया है।
तो अगर आपके साथ आपके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा या कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है तो वो आप इसमें लगाएंगे अपने केस के साथ। उसके बाद फिर पैरा नंबर 3 दैट द रुखसती ऑफ द रेस्पोंडेंट वाज टेकन प्लेस एंड द रेस्पोंडेंट टुक हर एट हिज हाउस वेयर द मैरिज वाज कंज्यूमेटेड एंड द रेस्पोंडेंट ज्वाइंड द एप्लीकेंट एज हिज लीगली वेडेड वाइफ। पैरा नंबर 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनके दरमियान बाकायदा से जो एक शादी हुई थी उसको रुखसती के बाद अपने साथ रिहाइश के लिए वो ले गए और एक अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद पैरा नंबर 3 दैट आफ्टर मैरिज देयर वाज वन इशू नेमली गुलाम रसूल सन ऑफ सो एंड सो अबाउट 3 months from the wedlock and now the minor ward is living along with the applicant। जो एप्लीकेंट है उसका जो बच्चा है वो उसके पास है। शादी के बाद एक इशू, कानून में बच्चे की पैदाइश को इशू कहा जाता है जो कि मैरिज से होता है। तो मतलब इनका एक बेटा है जो कि एप्लीकेंट के साथ रिहाइश पजीर है। Para number 4 that it is pertinent to mention here that since the birth the minor is ill while the applicant provided the best medical facility to the minor as well as his source of income and who treated at Kharadar General Hospital, but during treatment the respondent on the instigation of her family members left the minor at hospital and went at her parents' house without intimating or permission of the applicant. Photocopies of the medical receipts are attached herewith and marked as annexure B to B1 to B8। तो जो पैरा नंबर 4 है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो बच्चा था वो हॉस्पिटल में इलाज मुआलजे के लिए दाखिल किया गया था, जिसको उसकी माँ खारादर जनरल हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई थी और बच्चे को विदाउट परमिशन या इंटीमेटिंग मतलब बताए बगैर वालिद के छोड़कर चली गई अपने वालिदैन के पास, जिसकी बाकायदा से मेडिकल रिसिप्ट्स अटैच की गई हैं, लगाई गई हैं इस केस के साथ। उसके बाद पैरा नंबर 5 दैट देयर आफ्टर द एप्लीकेंट एंड हिज family members were tried their level best for return back of the respondent as well as taking of look after of the minor, but the respondent refused to return back at the house of the applicant on the instigation of her family members। तो पैरा नंबर 5 में इसी बात का ही जिक्र किया गया है कि जो रेस्पोंडेंट है वाइफ है उसको कहा गया, उसको मनाने की कोशिश की गई लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया आने से, और जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी उसको बाकायदा से एक इंस्टिगेट किया कि वो उसके साथ नहीं जाए। पैरा नंबर 6 दैट सिंस दैट द एप्लीकेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर्स आर लुकिंग आफ्टर एज वेल एज taking the care of the minor and provide the best nutrition to the minor as per prescription of the doctors। और जो बच्चे के वालिद है और उसकी फैमिली है तो वो उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको खाना पीना दे रहे हैं, न्यूट्रिशन मतलब उसकी सेहत का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डॉक्टर्स के बताए हुए नुस्खे के मुताबिक। पैरा नंबर 7 दैट आफ्टर पासिंग ऑफ सम टाइम, कुछ वक्त गुजारने के बाद, द रेस्पोंडेंट विद द मॉडिफाइड इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव्स फाइल्ड द HCP हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर सो एंड सो बिफोर द सेशन जज हेबियस कॉर्पस पिटीशन HCP हेबियस कॉर्पस पिटीशन नंबर बिफोर द सेशन जज सो एंड सो अगेंस्ट द एप्लीकेंट and others for just to create harassment and pressurizing the applicant, but the same had been dismissed by the court on the ground of non-jurisdiction after submission of objections by the applicant। के जो रेस्पोंडेंट हैं उन्होंने हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की जिसके ज़रिए वो हरास करना चाह रहे थे और प्रेशराइज करना चाह रहे थे एप्लीकेंट को, बट वो रिजेक्ट हो गई, डिसमिस हो गई नॉन जुरिस्डिक्शन के बुनियाद पर, जिसकी बाकायदा से कॉपी लगाई गई है
एनेक्स्चर सी एंड C1। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आप इसके साथ एनेक्स कर दें, मतलब लगा दें साथ में। उसके बाद पैरा नंबर 8, दैट इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द रेस्पोंडेंट इज ए साइको पेशेंट देयरफॉर हु लेफ्ट द माइनर एट हॉस्पिटल ड्यूरिंग हिज मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना लाजमी है कि जो रेस्पोंडेंट है उसकी दिमागी हालत, दिमागी कंडीशन कुछ सही नहीं है, जो बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई थी जब बच्चे का इलाज चल रहा था। पैरा नंबर 9, दैट इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनर वार्ड दैट a fit and a proper person is the applicant to be appointed as a guardian custodian of the above said minor ward in the light of the above circumstances to meet with the necessities of life without guardianship certificate in facing the many problem in respect of the minor ward। पैरा नंबर 9 के मुताबिक जो बच्चे की देखभाल या संभालना है उसको एप्लीकेंट को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसके ज़रिए कोर्ट से इस्तदा की गई है। प्लेंट में लिखा गया है कि उसको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट दिया जाए जिसके बुनियाद पर वो बच्चे का इलाज मुआलजा जारी रख सके। पैरा नंबर 10, दैट द काज ऑफ एक्शन एक्रूड टू द एप्लीकेंट व्हेन ड्यू टू non-compatibility between the applicant and respondent and the difference were developed between the spouses. Secondly, when the respondent left the minor in hospital during medical treatment of the minor. Thirdly, when the habeas corpus petition had been filed and the same had been dismissed by the court. Since then, the same cause of action is continued till today, hence this application. पैरा नंबर 10 के मुताबिक जो काज ऑफ एक्शन है या जो केस दाखिल करने का सबब है वो तब अराइज हुआ, पेश आया जब एप्लीकेंट और रेस्पोंडेंट के दरमियान नाचाकी पैदा हो गई, और उसके बाद फिर जब बच्चे को हॉस्पिटल में इलाज मुआलजे के लिए दौरान छोड़कर जो रेस्पोंडेंट है वो चली गई, और तीसरी जब वो हेबियस कॉर्पस पिटीशन उन्होंने फाइल की उसके बाद से ये काज ऑफ एक्शन या जो केस दाखिल करने की ज़रूरत पेश आई वो अब तक पेंडिंग है जब ये केस डिसाइड हो, ये एप्लीकेशन डिसाइड हो। पैरा नंबर 11, दैट द अबव नेम्ड माइनर वार्ड इज लिविंग इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन बगदादी लियारी कराची and residing at Karachi. Therefore, this honorable court has jurisdiction to proceed the matter accordingly. तो ये आप देख सकते हैं कि पैरा नंबर 11, 10 और 9 इसको आप बाकायदा से पढ़िएगा और गौर से आप देखिएगा, ये इस तरह से ही आपकी बिल्कुल एप्लीकेशन बनेगी। आपको इनको पढ़ने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, आपको केस प्रोसीड करने में भी आसानी होगी। उसके बाद फिर आ जाते हैं प्रेयर क्लास, जो कि इस्तदा क्लास होता है जिसमें इस्तदा की जाती है कोर्ट से। अब प्रेयर की गई थी मेरी तरफ से चूँकि मैं वकील था। इट इज़ देयर फॉर प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द अबव नेम्ड एप्लीकेंट दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे ग्रेशियसली बी प्लीज टू पास ऑर्डर जजमेंट डिग्री एज अंडर के इस केस में एक फैसला दिया जाए ए टू अपॉइंट द एप्लीकेंट अबव नेम्ड एज गार्डियन ऑफ माइनर वार्ड एज वेल एज issue the guardianship certificate of the above named minor ward to the applicant is mentioned in para supra of this application। इसमें सबसे पहले जो प्रेयर की गई है, इस्तदा की गई है, वो यही है कि जो बच्चे की गार्डियनशिप सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए जो कि एप्लीकेंट ने इस्तदा की है, ताकि बच्चे की जो फलाह बहबूद है उसको देखा जाए और जो एप्लीकेंट है उसको वार्ड या जो बच्चा है उसका गार्डियन मुकर्रर किया जाए। उसके बाद प्रेयर क्लास बी टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू ज्वाइन द एप्लीकेंट एज वेल एज अ फेथफुल वाइफ एंड परफॉर्म द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर ऑफ द माइनर फॉर हिज वेलफेयर। उसके बाद बी यही कहा गया है, इस्तदा की गई है कि जो रेस्पोंडेंट है उसको हुक्म किया जाए कि वो एप्लीकेंट के साथ रहे
वफादार बन के जो इसकी ज़ौजा है, एंड परफॉर्म द रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो बच्चे की जिम्मेदारी है जो कि माँ के नाते वो अपनी पूरी करे। सी टू ग्रांट एनी अदर रिलीफ और रिलीफ इज सच द ऑनरेबल To grant any other relief or reliefs as such the Honorable Court may deem fit and proper in the present case. उसके बाद एप्लीकेंट कराची डेटेड सो एंड सो एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट। ये आप देख सकते हैं कि प्रेयर क्लास आप इस वीडियो को पॉज करके और रीड कर सकते हैं। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं कि जो केस दाखिल करने के लिए एप्लीकेंट था उसकी तरफ से वेरिफिकेशन कि ये बिल्कुल सही केस बनाया गया है और उसकी नॉलेज के मुताबिक है, वो खुद इसमें डिपोनेंट है और आइडेंटिफाइड मी जो केस ये मैंने दाखिल किया हुआ है ये मैं मोहम्मद औरंगज़ेब इसको पर्सनली जानता हूँ। वेरिफिकेशन के बाद एफिडेविट आप देख सकते हैं कि एफिडेविट का फॉर्मेट, उसमें मुकम्मल नेम एड्रेस वगैरह दी जाएगी। उसके बाद फिर इसमें एफिडेविट में जो इसमें आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं क्लाजेस, आपने बिल्कुल इस तरह से ही उनको अगर कॉपी करना चाहें या फिर एडिशन अल्ट्रेशन करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये एफिडेविट आप वीडियो पास करके और पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्चर मैंने आपको बताया था, नेक्स्चर ए जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको मैंने लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं इनके पर्टिकुलर्स को मैंने कवर किया हुआ है क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है। उसके बाद जो खरादर जनरल हॉस्पिटल के आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने नेक्स्चर किए हुए हैं ताकि केस को बाकायदा से साबित किया जा सके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज फॉर्म बच्चे का जो खरादर हॉस्पिटल से है। उसके बाद जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगाई गई थी उसको एनेक्स्चर सी बना के मैंने इसके साथ सपोर्ट लगाया है, जो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से है। आप इसमें टाइटल देख सकते हैं कि पिटीशन अंडर सेक्शन 491 CRPC एक्ट 5 ऑफ 1898। आप देख सकते हैं कि हेबियस कॉर्पस का जो फॉर्मेट होता है वो भी मैं आपके साथ एक शेयर करता चल जा रहा हूँ, जो कि आपको समझने में आसानी होगी कि आपने 491 कैसे दाखिल करनी है। उसके बाद फैक्ट्स आप अपने मुकम्मल फैक्ट्स लिखेंगे, जो इसमें आप देख सकते हैं कि फैक्ट्स लिखे हुए हैं जिनको मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि टाइम को सेव कर रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके फैक्ट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप ग्राउंड्स देखेंगे कि ये ग्राउंड इस केस के लिखे हुए हैं, तो अगर आपके केस अलग है तो आपने उसमें अपने केस के मुताबिक ग्राउंड्स लिखने हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये रीड कर लें। उसके बाद आपको हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें 9 जो ग्राउंड्स हैं वो मेंशन किए हुए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर प्रेयर क्लास आप देख सकते हैं कि इसमें यही इस्तदा की गई है कि बच्चे को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि कोर्ट डिसाइड करे कि बच्चा किसको जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि 491 एप्लीकेशन जो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन है उसका एफिडेविट है, आप इस तरह से ही बनाएंगे अगर आपने इसका एफिडेविट बनाना हो तो। आप वीडियो को पॉज करके और रीड कर सकते हैं इसको बखूबी आसानी से। ये आप देख सकते हैं कि हेबियस कॉर्पस पिटीशन में जो मेरी तरफ से ऑब्जेक्शंस फाइल किए गए थे वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से थे कि that the petitioner is suppressed and concealed the real facts in her petition and filed this instant petition with a modified intention to pressurize the private respondent number 1 and 2, nothing else। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन पैरा नंबर 2 इसमें वही फैक्ट्स दिए गए हैं और उसके बाद पैरा नंबर 3 आप इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से रीड कर सकते हैं। और ये पैरा नंबर 4 ऑब्जेक्शन की 5 आप देख सकते हैं, पैरा नंबर 6, 7, उसके बाद 8, 9 आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं।
ये आप पेराज पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से इसमें रिप्लाई बनाई गई थी ऑब्जेक्शन, जिसको आप समझने के तौर पर रीड कर सकते हैं और अपने जो आपके ग्राउंड्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपको इजीली केस बनाना हो तो। ये हेबियस कॉर्पस पिटीशन का जो एफिडेविट है आप देख सकते हैं। एफिडेविट कुछ इस तरह से बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि एफिडेविट बिल्कुल बनाया गया है ताकि जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन के ऑब्जेक्शन हैं उनको सपोर्ट किया जा सके और उनको साबित करने के लिए एफिडेविट दिया गया है। ये तो हो गए थे एनेक्स्चर। अब एनेक्स्चर के बाद जो आप देख सकते हैं कि ये फिर दूसरी एप्लीकेशन थी डिक्लेरेशन के लिए। डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 10(3) ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट। आप देख सकते हैं कि GW की जो सेक्शन 10(3) होती है, सब सेक्शन 3, उसकी भी ड्राफ्ट आपके साथ में शेयर करता चल रहा हूँ यहाँ। तो आप इसमें बिल्कुल देख सकते हैं कि फैक्ट्स लिखे हुए हैं वही, इसमें बिल्कुल तकरीबन वही फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो पीछे एप्लीकेशन में लिखे हुए थे। और इसमें डिक्लेरेशन के हवाले से इस्तदा की गई है कि डिक्लेयर किया जाए जो बच्चे की वेलफेयर है वो एप्लीकेंट के पास है। 10(3) की जो एप्लीकेशन है ये उसका एफिडेविट आप देख सकते हैं। एफिडेविट हर एक एप्लीकेशन के साथ लगेगा, चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में, या फिर कोई भी किस्म की एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं तो उसके साथ आपने एफिडेविट लगाना लाजमी होता है। एफिडेविट में आपने मुकम्मल इसके जो फैक्ट्स होते हैं वो आपने इसमें लिखने होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मुकम्मल डिटेल दी हुई है एफिडेविट में कि मैं हल्फियन कहता हूँ कि जो कुछ भी है वो सच है, कोई भी झूठ नहीं है इसमें। उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जो इसमें मेरे गवाह थे प्लेंटिफ के या एप्लीकेंट, उसकी लिस्ट दी गई है। आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस आप इस तरह से बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ विटनेसेस के बाद आप देख सकते हैं कि एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ एफिडेविट, जो कि बायोमेट्रिक होती है कोर्ट से। ये साउथ की बायोमेट्रिक से हुई थी जिसकी डिटेल्स मैंने कवर की हुई है। ये सिर्फ दिखाने का मकसद कि आपको एक आइडिया हो कि आप बायोमेट्रिक या जो एफिडेविट है वो किस तरह से लगा सकते हैं या फिर बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको समझने में आसानी होगी कि गार्डियन एंड वार्ड्स का आपने केस कैसे बनाना है, दाखिल करना है, उसके बाद आपने कौन कौन सी चीज़ें इसमें अटैच करनी है और आपने मुकम्मल केस कैसे तैयार करके कोर्ट में दाखिल करना है। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको रहनुमाई हासिल होगी, मदद हासिल होगी, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। कोई कमेंट आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। उसके अलावा मेरे विजिटिंग कार्ड पर मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि ऑफिस एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वेबसाइट है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर